नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो मैं यह सत्य असत्य चैनल देखता नहीं हूं। इन पर जिस तरह के डिस्कशन होते हैं, जिस तरह के गेस्ट बुलाए जाते हैं, जिस तरह का कंटेंट और विषय रखे जाते हैं, उनसे मैं परिचित हूं, आप भी परिचित हैं। इसलिए वहां जाकर के समय बर्बाद करना, इनको सुनना, ये कम से कम अपने बूते की बात तो नहीं है, इसलिए मैं उधर जाता ही नहीं हूं। वो जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया पर आते हैं, वहाँ भी जब कभी चैनल लगा हुआ होता है, तो इनके सद्विचार हम और आप सुनते ही हैं कि वो किस तरह के हैं। लेकिन स्क्रॉल कर रहा था और करते हुए एक कोई इंटरव्यू ले रहा था आशुतोष का। उस इंटरव्यू पर 1 मिनट के लिए मैं रुका। सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस की जो इस समय सिचुएशन है, इसमें आपको क्या लग रहा है? 2029 के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया। आशुतोष का कहना था कि जिस तौर तरीकों से इस समय कांग्रेस गवर्न कर रही है, चल रही है, चलाई जा रही है और मुकाबला किससे है उनका, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी नए पुराने अपने नेताओं से बैठ कर के बात नहीं कर रहे, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं कि कहाँ कमियां हैं और क्या हम नया जनता के सामने लेकर के आ सकते हैं, जिससे वो हम पर दोबारा विश्वास करने लगे। ये मंथन कांग्रेस के भीतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, राहुल गांधी या उनके जो भी सलाहकार हैं उनके स्तर पर। यानी आशुतोष ने इस इंटरव्यू में ये तो मान लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस देश की जनता का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए तो उनका भरोसा कैसे जीता जाए, इसके लिए कुछ नया सामने लेकर के आने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन इससे अधिक विस्तार में वो गए नहीं और उन्होंने ऐसी भी कोई मंशा जाहिर नहीं की, या राहुल गांधी की जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह की अप्रोच है, जिस तरह की बयानबाजी है और जिस तरह का अहंकार पूर्ण बिहेव है, उसको लेकर के आशुतोष ने कोई टिप्पणी नहीं की। हकीकत ये है कि पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी का जो बिहेव है, संसद के भीतर भाषण देते हुए भी, जनसभाओं में भी बात करते हुए लोगों से, वो बहुत ही अहंकारपूर्ण है। ऐसा है कि जैसे ये जो कह रहे हैं वही सत्य है और बाकी जो कुछ चल रहा है इस दुनिया में वो असत्य है। और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, इस तरह से बिहेव उनका दिखाई देता है कि जैसे प्रधानमंत्री का तो कोई सम्मान ही नहीं है या प्रधानमंत्री पद का भी कोई सम्मान नहीं है। वैसे सम्मान तो ये मनमोहन सिंह का भी नहीं करते रहे। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ये कि आशुतोष ने कहा कि 2029 में भी कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि वो सत्ता में लौट सकती है या वापसी कर सकती है इन हालातों में। इसके अलावा आशुतोष ने और कोई बात कही नहीं और ये उनसे उम्मीद भी नहीं की जाती है कि वो इससे ज्यादा मीमांसा करें या खोल करके पब्लिक को बताएं कि कांग्रेस में ऐसी कौन-कौन सी कमियां आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उठ गया है और इन पर विश्वास ही नहीं जम रहा है पब्लिक का। अब आशुतोष की कुछ सीमाएं होंगी, हमारी तो उस तरह की सीमाएं नहीं हैं, तो मैंने कुछ कारणों को जानने की कोशिश की है और वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं।
ये जो वोट चोरी की बात करते हैं ना कि वोट चोरी से नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव जीत करके सत्ता में आए हैं और अब तो कांग्रेस के लोगों ने और ये जो पूरा इकोसिस्टम है इनका, इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि केवल वोट चोरी से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने, अब तो इन्होंने मुख्यमंत्री चुराने शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार का नाम लेकर के इस तरह की बातें ये लोग चला रहे हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों का भरोसा क्यों खो दिया और 2029 में ये सत्ता में वापसी क्यों नहीं कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते इनकी नीतियों के चलते जो एक वातावरण बना है, ये जो एक अभेद्य सा किला बन रहा है, इसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं भेद पाएंगे, इसके कारण कुछ मैंने चुने हैं। जैसे अगर ये 370 हटाने का विरोध करते हैं, अगर ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध करते हैं, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर में भी ये पूछते हैं कि मोदी जी देश जानना चाहता है कितने राफेल गिरे, अगर ये विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनको उनके देशों में वापस खदेड़ने का विरोध भी करते हैं, अगर ये सीएए का विरोध करते हैं, 3 तलाक विरोधी कानून का विरोध करते हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं, ये वक्फ संशोधन कानून का भी विरोध करते हैं, अगर ये इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि देश की जनता इन पर भरोसा कैसे करेगी? और राहुल गांधी अडानी, अंबानी, अंबानी, अडानी, हिंडनबर्ग, पेगासस, मणिपुर, इन चीजों से कभी बाहर निकल करके ये मंथन करते हुए दिखाई देते हैं या 2013-14 के बाद से अब तक क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वो सराहना कर सके? किसी भी एक सत्र में, संसद सत्र की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरे चरण का बजट सत्र का संसद का जो सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है, 9 मार्च, और पहले ही दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है जो कांग्रेस ही लाई है। अभी 3 दिन पहले जयराम रमेश ने कहा कि 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर रखे हैं। 543 का सदन है और केवल 118 लोगों ने सिग्नेचर किए। चलो मान लेते हैं कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं, उतने सिग्नेचर करा करके बाकी जब मतदान होगा अविश्वास मत पर चर्चा के बाद, तब बाकी लोग जो हैं वो पक्ष या विपक्ष में वोटिंग कर लेंगे। लेकिन क्यों लेकर के आए हैं? ऐसा क्या कर दिया स्पीकर ने? और यही वजह है, सबने देखी है वो चर्चा जिसमें राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के अंश पढ़ने शुरू कर दिए थे एक मैगजीन का नाम लेकर के। जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई उसके अंश आप सदन में खड़े होकर के कैसे पढ़ सकते हैं? तो आपको स्पीकर इजाजत क्यों देगा? स्पीकर ने इजाजत नहीं दी तो आप स्पीकर को हटाने पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि आप खानदान विशेष के हैं। तो ये जो ठप्पा लगा हुआ है ना राहुल गांधी की एरोगेंस पर कि ये खानदान विशेष के हैं, इनको गलतफहमी है कि मेरे खानदान से तो 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो मुझे किसी दूसरे दल के प्रधानमंत्री का, और इन्होंने तो अपने दल के प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं किया, मनमोहन सिंह का।
तो दूसरे दल के प्रधानमंत्री का सम्मान करने की इनको क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है? ये जो बार-बार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपने अहंकार पूर्ण व्यवहार और वक्तव्यों से, उसकी वजह से भी लोगों का मोह भंग हुआ है। राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है कांग्रेस पार्टी इनकी लीडरशिप में, 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। तो लोग अब अगर इतने कड़े और बड़े संदेशों के बावजूद ये हर हार के बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करने की कोशिश करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना साजिशपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह से ये झूठ बोलते हैं। जैसे अभी मार्च में साइन होने हैं अमेरिका के साथ जो एफटीए है उस पर, अभी उसके सारे क्लोज सामने भी नहीं आए और उससे पहले ही इन्होंने और इनके प्रवक्ताओं नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है, ताकि अभी से एक वातावरण बना लिया जाए। और कथित किसानों को भड़का करके, कथित इसलिए कह रहा हूं कि वो जो 13 महीने का आंदोलन चलाया गया था दिल्ली में, उसमें भी किसान कम और दूसरे भाड़े पर लाए गए लोग ज्यादा थे। और किन किन का उस समय योगदान था देश के भीतर और देश की बाहरी ताकतों का, ये भी सब खुलासे हो चुके हैं। तो ये 2029 से पहले एक वातावरण फिर से बनाने की कोशिश में हैं और एक पूरा इकोसिस्टम है, और एक इकोसिस्टम जो राष्ट्रवादियों का बना है उसमें भी ये फूट डालने में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। और कुछ मैं कहूंगा कि मोदी सरकार की नासमझियों की वजह से भी, क्योंकि यूजीसी को लेकर के, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसको लेकर के एक वर्ग है जिसमें काफी नाराजगी है, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। चलो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, स्टे कर दिया। और एक दिन पहले रविवार को रामलीला मैदान में एक जमावड़ा करने की कोशिश की गई, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की कि यूजीसी को हटाओ, रोल बैक करो। उसको लेकर के एक रैली करने की कोशिश की गई, उसको केंद्र सरकार ने नहीं होने दिया। होने देते तो भी कोई आफत नहीं आ रही थी, लेकिन नहीं होने दिया। और संभवतः इसलिए सख्ती दिखाई गई कि भाई आप राजनीति करने पर क्यों आमादा है, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उस पर स्टे हो गया है और अभी मार्च महीने में ही उसकी सुनवाई भी होनी है। अगली तारीख लगी हुई है शायद 19 मार्च। तो अभी आप ये 8 मार्च को ये जमावड़ा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? इसकी वजह क्या है? ये राजनीति क्यों हो रही है? एक वातावरण क्यों बनाने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ? मोदी को क्यों अटैक किया जा रहा है? तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनकी शह मानी जा रही है। तो इतने सारे कारण मैंने गिनाए हैं जिनकी वजह से लोगों का इनसे मोह भंग है। लोगों को लगता है कि ये विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि 370 हटाया गया है तो ये देश के पक्ष में फैसला था या खिलाफ था? तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे थे इसका? राम मंदिर कोटि कोटि सनातनियों की सदियों की इच्छा के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज तक ये रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं और इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करके इस पर जो वर्डिक्ट आना था, फैसला आना था, उसको भी रुकवाने की बार बार कोशिश की। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल खड़े करते हैं, आप एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं, आप गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। यानी हमारी सेनाओं के पराक्रम पर आप सवाल खड़े करते हैं। आप एमएम नरवणे की पुस्तक का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक साबित करने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
हर चीज का तो आप विरोध कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में है, जो समाज के व्यापक हित में है, केवल इसलिए कि आपको अलग दिखना है और आपको ये किसी ने बता दिया है, सिखा दिया है कि मोदी सरकार का जितना विरोध करोगे, उतना जो उनसे नाराज वोटर है, वो आपके आसपास ध्रुवीकृत होता चला जाएगा। फलसफा तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र हित में कौन से फैसले हैं, अगर उनका भी आप विरोध करेंगे, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा और कौन आप पर भरोसा करेगा? दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कई ऐसे काम कर दिए हैं, जिनकी वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग उनका बिल्कुल अंध समर्थक बन गया है, उनको सहयोग कर रहा है, पूरी तरीके से उनके साथ समर्पित भाव से खड़ा हो गया है। वरना मुझे ये बताइए कि कोई प्रधानमंत्री आकर के इस देश के करोड़ों किसानों को हर चौथे महीने 2,000 रुपए भेजे, साल में 6,000 रुपया भेजे, 40 लाख करोड़ से ज्यादा अब तक जो अलग-अलग सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उनका डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अलग-अलग समुदायों और अलग-अलग वर्गों के लाभार्थियों को। इसके अलावा 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिए जा चुके हैं और केवल घर नहीं दिए गए हैं, बल्कि मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया है, गैस का कनेक्शन दिया है, शौचालय बनवा करके दिया है, 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान स्वास्थ्य कवर जो है वो लागू किया गया है गरीबों के लिए, गरीबी की रेखा से जो नीचे हैं। बुनियादी ढांचा कितनी तेज गति से वो सबको दिखाई दे रहा है। भई आप झूठ नहीं बोल सकते ना, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सड़कें हों, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज हों, आपका एयरपोर्ट्स हों, जलमार्ग भी अब तो हो रहा है। तो बुनियादी ढांचे पे कितना काम हुआ है। अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। 24-25 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे आए हैं, ऊपर आए हैं, जो नीचे थे। अच्छा, खाड़ी के युद्ध में भी अब आप इनकी नीतियां देख लीजिए। खाड़ी के युद्ध में किसके साथ खड़े हैं ये? ईरान के साथ। बांग्लादेश में जब ये सब हो रहा था तमाशा, तब किसके साथ खड़े थे? ये फिलिस्तीन के साथ अपनी हम एकजुटता दिखाते हैं। इजरायलियों के साथ नहीं, हिंदुओं सनातनियों के साथ नहीं, जो बांग्लादेश में जिन पर निर्ममता और क्रूरता की जा रही थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए क्या कोई भी, आशुतोष को छोड़ दीजिए, इकोसिस्टम के इनके बहुत सारे और भी चेहरे हैं जो दिन रात मोदी विरोध में ही पगलाए हुए हैं। क्या कोई भी गारंटी ले सकता है कि इन नीतियों के चलते, जिनमें से मोस्टली जो इनका स्टैंड है वो भारतीय हितों के खिलाफ जाता है, तो ऐसे में कौन होगा? कोई पागल ही होगा जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को चुनेगा और मोदी को हटा करके अलग कर देगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।